हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज। क्राइम एंड ऑफेंस क्या होता है? क्राइम एंड ऑफेंस में क्या अंतर है? अपराध किसे कहेंगे? अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं? अपराध के स्टेजेज यानी चरणबद्धता अनुसार कब कैसे कैसे क्या क्या होगा और उसकी संपन्नता उपरांत अपराध कैसे कहा जाएगा, इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सजा, जिसे क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है जजमेंट एंड सेंटेंस। जजमेंट यानी निर्णय, सेंटेंस यानी दंड। हमारे इंडियन क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत किसी भी अपराध की सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय का जो अभिव्यक्ति लिखित रूप में आता है उसे निर्णय यानी जजमेंट कहते हैं। उस जजमेंट के अंतर्गत न्यायालय अपने अभिव्यक्ति के द्वारा कि आप दोष सिद्ध पाए जाते हैं यानी यू आर ए गिल्टी पर्सन, और उसके उपरांत उस गिल्टी का यानी उस दोष का दंड क्या होगा, सजा क्या होगा, उसे सेंटेंस कहते हैं। आपराधिक विधि के अंतर्गत 5 प्रकार के सजा का प्रावधान है, जिसमें सबसे पहला डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड, दूसरा यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास, तीसरा इम्प्रिजमेंट यानी कारावास, वो सिंपल यानी साधारण और रिगरस यानी कठोर, दोनों में से कोई एक हो सकता है न्यायालय के निर्णय के अनुसार। चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जब्ती, और पांचवा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकाकी कारावास। अब ये 5 प्रकार के जो सजा का प्रावधान हमारे आपराधिक विधि के अंतर्गत हैं, इस पर हम लोग किसी अन्य वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज हम लोग डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड यानी फांसी पर बात करेंगे। 5 प्रकार के जो सजा बताए गए हैं उसमें सबसे कठोर, सबसे दुर्लभ सजा जो है वो डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड यानी कैपिटल पनिशमेंट। प्रश्न ये उठता है, निचले कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अगर किसी व्यक्ति विशेष को सारी विधिवत प्रक्रिया संपन्नता उपरांत दोष सिद्ध करार करते हुए दंड स्वरूप अगर उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, तो क्या फांसी की सजा उसके बाद भी माफ हो सकती है? उसे क्षमादान मिल सकता है? और अगर माफ हो सकता है, उसे क्षमादान प्राप्त हो सकता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? और भारत में न्यायालय के ऊपर ऐसा कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो फांसी की सजा भी माफ कर सकता है और क्षमादान दे सकता है? डेथ पेनल्टी, जिसे आम भाषा में फांसी कहा जाता है। फांसी शब्द सुनने के साथ व्यक्ति का रोम रोम भय युक्त हो जाता है। उसे वो क्षण, वो स्थिति, वो परिस्थिति का अनुभूत होता है कि किस तरह व्यक्ति को लटकाकर, उसे तड़पा तड़पा कर कानून के द्वारा उसे मारा जाता है। सजा के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी अपने आप में एक समाज में संदेश प्रेषक का काम करता है कि समाज के अंदर में रहने वाले हम, आप और जितने भी इंसान यानी मानव रहते हैं, उन्हें भद्र समाज का नियम को मानना चाहिए। और अगर भद्र समाज के नियम को आप तोड़ेंगे, विभत्स से विभत्स घटना को अंजाम देंगे, दर्दनाक
किसी को मौत देंगे तो उसके बदले में आपके साथ भी वैसा ही किया जाएगा जो समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सजाओं में से एक सजा मृत्यु दंड कहलाती है। हमारा भारतीय संविधान जो परम विधि मानी जाती है और इस विधि का रक्षक यानी संविधान का रक्षक अभिभावक भारत का सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। हमारे संविधान में ही यह व्यवस्था भी बनाई गई है कि भारत के सर्वे सर्वा यानी महामहिम राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 के तहत क्षमा दान का शक्ति प्राप्त है। यानी हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति अपनी दया भाव के अंतर्गत चाहे तो किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए क्षमा दान दे सकते हैं। उसी तरह हमारे संविधान में अनुच्छेद 161 यानी आर्टिकल 161 में भारत के प्रत्येक प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को यह शक्ति निहित है। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो क्षमा दान देने का जो शक्ति प्राप्त है उसे क्लेमेंसी पावर कहते हैं। क्लेमेंसी पावर मीन्स द पावर ऑफ पार्डन। फांसी यानी डेथ पेनल्टी यानी कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड, अगर किसी व्यक्ति को अपराधी मानते हुए किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा अगर उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा की जा चुकी है तो उसकी फांसी तय है। लेकिन अगर वो चाहे तो दया आवेदन यानी मर्सी पिटीशन के अंतर्गत वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति को दया याचिका दे सकता है और माफी के लिए प्रार्थना कर सकता है कि मुझे माफ कर दिया जाए। किसी को फांसी क्यों मिलती है? फांसी की सजा उसे इसलिए दी जाती है कि वो किसी व्यक्ति विशेष जो भारत का नागरिक था और उसकी स्वतंत्रता यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में मिलता है कि किसी भी भारतीय नागरिक का जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता है और उसने जीवन जीने के अधिकार से और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित कर उसकी हत्या कर उसे समाप्त कर दिया। न्यायालय प्रक्रिया के समापन उपरांत किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा भी की जा चुकी है तो वो व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति के पास उनके दया भाव के अंतर्गत क्षमा याचिका कैसे प्रस्तुत करके अपने आप को उनसे क्षमा मांग सकता है। क्षमा याचिका की प्रक्रिया अंतर्गत सबसे पहला चरण में आता है पार्डन यानी क्षमा, दूसरा आता है कम्यूटेशन यानी लघुकरण, तीसरा आता है रेमिशन यानी परिहार, चौथा चरण आता है रिस्पाइट यानी विराम, पांचवा चरण यानी अंतिम चरण रिप्राइव यानी प्रविलंबन। राष्ट्रपति के दया भाव के अंतर्गत क्षमा याचिका के पहले चरण में पार्डन यानी क्षमा, अगर राष्ट्रपति चाहे तो सजा प्राप्त व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, उसे क्लीन एक्यूटल कर सकते हैं
और उनके आदेश के निर्गत उपरांत वो व्यक्ति एक सामान्य नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकता है। उसके ऊपर से सारे दोष, उसके ऊपर से सारे दंड सभी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, कॉम्यूटेशन यानी लघुकरण। इस प्रक्रिया के चरण अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय किसी दिए गए अपराधी के सजा को कम कर सकते हैं। कॉम्यूटेशन में दो चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। नेचर ऑफ सेंटेंस यानी दंड का स्वरूप, और टाइम यानी समय। कॉम्यूटेशन यानी लघुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें राष्ट्रपति महोदय चाहें तो स्वरूप को बदल सकते हैं, समय को नहीं बदल सकते हैं। नेचर ऑफ सेंटेंस क्या है? फांसी। तो उसके स्वरूप को परिवर्तित उपरांत आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजमेंट में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सजा में टाइम अवधि 10 वर्ष है तो टाइम यानी समय अवधि को 10 वर्ष से वो लघुकरण यानी कम नहीं कर सकते हैं। उसकी स्वरूप को बदलकर अगर कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा, परिहार यानी रेमिशन। इसमें राष्ट्रपति महोदय चाहें तो दंड के स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं, दंड के समयावधि में बदलाव कर सकते हैं। अगर दंड की अवधि 10 वर्ष है तो उसे 5 वर्ष कर सकते हैं। चौथा चरण, रिस्पाइट यानी विराम, रोक देना। ये राष्ट्रपति महोदय के पास अगर इस बात की पुष्टि स्वरूप सूचना चली जाती है कि सजा प्राप्त अपराधी जेल में अस्वस्थ है, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुका है, या सजा प्राप्त जो व्यक्ति है वो स्त्री है, गर्भस्थ है, उसे बच्चा होने वाला है, तो कुछ समय के लिए दिए गए सजा को विराम लगाते हुए रोक देंगे। और पांचवा यानी रिप्राइव, प्रविलंबन। किसी अपराधी को न्यायालय के निर्णय और सजा के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और उसमें तिथि निर्धारित हो चुकी है न्यायालय के द्वारा कि फला तिथि को इसे फांसी लगाई जाएगी। तो निर्णय की तिथि से लेकर फांसी लगाने की तिथि के बीच में वो अपराधी क्षमा याचिका के तहत महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष उनकी दया भाव की कृपा के लिए प्रार्थना करेगा कि मुझे क्षमा कर दिया जाए। तो तत्काल प्रभाव से उसे क्षमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बाद की बात है, लेकिन तब तक के लिए उसे स्थगन आदेश यानी उस फांसी की सजा पर स्टे ऑर्डर, जिसे रिप्राइव या प्रविलंबन का आदेश कहते हैं, वो निर्गत हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यही 5 प्रकार के क्षमा याचिका के प्रक्रिया अंतर्गत चरणबद्धता है और राष्ट्रपति अपने शक्ति अंतर्गत जो शक्ति उन्हें आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त हैं, ये शक्ति उनके विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार की कोई क्षमा याचिका आई है तो राष्ट्रपति का कार्यालय उसे मंत्री परिषद के पास उस क्षमा याचिका को भेज देगा और उस मंत्री परिषद के अंतर्गत विशेष करके गृह मंत्रालय उस क्षमा याचिका को देखेगा
उससे संबंधित सारे कागजात का अवलोकन होगा। चूंकि राष्ट्रपति का पावर ऑफ क्लेमेंसी यानी क्षमादान की शक्ति जो है वो अपीलीय न्यायालय यानी कोर्ट की तरह काम वो नहीं करता है। वो उससे अपराध से संबंधित सभी दस्तावेज के अवलोकन उपरांत मंतव्य बनाता है, अपना मंतव्य निर्गत करता है कि इस व्यक्ति को यानी जिसे सजा प्राप्त हुई है उसे माफ किया जाए, क्षमा दिया जाए या उसकी सजा को बरकरार रखा जाए। और राष्ट्रपति अपने स्व विवेक के आधार पर किसी को क्षमा दान नहीं दे सकते हैं। वो जब भी किसी को क्षमा दान देंगे तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही देंगे। जो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं अनुच्छेद 72 के तहत, वही शक्तियां अनुच्छेद 161 के तहत भारत के प्रत्येक प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो शक्ति प्राप्त है वो व्यापक रूप में है, जबकि प्रदेश के राज्यपाल को 161 के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 72 के तुलना में उतने व्यापक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति वैसा मामला जो सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ मार्शल से संबंधित है, उस मामले में भी चाहे तो किसी सजा प्राप्त अपराधी को माफ कर सकते हैं, उसके सजा को पूर्णतः खत्म कर सकते हैं। जबकि प्रदेश के राज्यपाल को ये शक्ति यानी सैन्य न्यायालय के द्वारा निर्गत आदेश को माफ करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय अंतर्गत मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं। जबकि प्रदेश के गवर्नर को किसी अपराधी को मृत्यु दंड से क्षमा देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय कानून के उल्लंघन पर प्राप्त सजा को माफ करने का अधिकार है, जबकि प्रदेश के राज्यपाल को अपने प्रदेश के कानून के उल्लंघन उपरांत प्राप्त सजा में ही हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। यही 5 प्रकार के क्षमा याचिका के प्रक्रिया हैं, जिसे हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल 72 यानी 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त हैं और अनुच्छेद 161 यानी 161 के तहत भारत के प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को क्या शक्ति प्राप्त है पार्डनिंग यानी क्षमा के संबंध में। फांसी शब्द जो आपराधिक विधि के अंतर्गत 5 प्रकार के सजाओं में से एक सजा है, जिसके सबसे ज्यादा विरोधी पक्षकार हमारे देश के महात्मा गांधी थे। उनके विचारों अनुसार फांसी की सजा नहीं होना चाहिए, और अगर एक बार किसी व्यक्ति के पक्ष में फांसी की सजा निर्गत हो गई और उसे फांसी मिल भी गई यानी उसे फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद इस बात की पुष्टि और ज्ञात हुआ कि जिसे फांसी दी गई थी वो निर्दोष था, किसी गलतफहमी में उसे फांसी दे दी गई, तो उस सजा का सुधार करने का अब कोई उपाय बाकी नहीं रहा। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इस तरह की गलतियों का सुधारात्मक उपाय अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रत्येक प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल को ये शक्ति निहित है कि न्यायालय के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया
कि संपन्नता उपरांत अगर किसी व्यक्ति को अपराधी मानकर दंड स्वरूप उसे अगर फांसी की सजा दी जाती है तो वो क्षमा याचिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और गवर्नर के पास जा सकता है और राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों अपनी कर्तव्य बाध्यता के अंतर्गत उस अपराधी से संबंधित सारे दस्तावेज को मंगाकर उसका अवलोकन उपरांत और मंत्री परिषद की सलाहों उपरांत इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसे दिए गए सजा अंतर्गत फांसी सही सजा है या गलत सजा है और तत्पश्चात उसे या तो क्षमादान मिलता है या सजा बरकरार रहती है। यही भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 है, जिस पर हम लोग अभी ध्यानपूर्वक चर्चा की है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।